नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओनली आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम वीकली करंट अफेयर कवर करने वाले हैं एनवायरनमेंट सेक्शन के। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके 2023 और 24 के एग्जाम के लिए। देखिए, यहाँ पर 4 आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से एक मेंस पर्सपेक्टिव है और 3 हमारे ऐसे आर्टिकल हैं जो प्रीलिम्स में हमारी हेल्प कर सकते हैं। जैसे पहला आर्टिकल मिलेट से रिलेटेड है, तो हो सकता है कि प्रीलिम्स या मेंस में आपको इसके बारे में क्वेश्चन आ जाए। देन दूसरे आर्टिकल की बात करें तो यहाँ पर राइनोज से रिलेटेड आपकी एक इन्फॉर्मेशन पब्लिश हुई है कि असम में 2022 में कोई भी पोचिंग नहीं हुई है राइनोज की। तो इसके बारे में हम थोड़ा बहुत देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देन साइलेंट वैली जो आपका नेशनल पार्क है, यहाँ पर एक सर्वे कंडक्ट हो रहा है, इसके बारे में थर्ड आर्टिकल है। एंड लास्ट आर्टिकल, इसके बारे में हमने एक बार पहले भी कवर करा हुआ है, बट फिर भी हम जानेंगे। एक स्टडी पब्लिश हुई है, एक पेपर पब्लिश हुआ है, जहां पर एलिफेंट्स के ऊपर रिसर्च की गई है और ये बताया जा रहा है कि भैया, ये जो आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, यहाँ पर अब इनके लिए अच्छा हैबिटेट नहीं रहा। तो इन चारों आर्टिकल को आज हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक प्रोग्राम के बारे में बताना चाहूंगा, दैट इज मेंटर्स गाइडेड प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज फॉर यूपीएससी 2023। इसमें आपके इन टोटल 34 टेस्ट हैं, जिसमें 7 आपके सीसेट के भी टेस्ट हैं। इस टेस्ट सीरीज में आपका लगभग 1.5 साल का करंट अफेयर कवर होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 7007931912 पे। आइए अब देखते हैं पहले आर्टिकल के बारे में। द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, हाउ इंडियन गवर्नमेंट कैन प्रमोट द सीरियल इन 2023। देखिए, आप सभी को पता है कि इंडिया ऑलमोस्ट 1/5 वर्ल्ड का मिलेट्स का प्रोडक्शन करता है और इंडिया के ही कहने पर, यानी इंडिया की अप्रोच करने पर, यूनाइटेड नेशन ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया। अब इन मिलेट्स की ऐसी क्या खूबी है जिसकी वजह से हम मिलेट्स को इतना प्रमोट कर रहे हैं? देखिए, आप सभी को पता है कि इंडिया के अंदर हिडन हंगर एक मेजर प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो इसके लिए मिलेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बिकॉज मिलेट्स में आपको विटामिन, अमीनो एसिड्स, मिनरल्स एंड डाइटरी फाइबर्स मिलते हैं। देखिए, नॉर्मली जो हम व्हीट खाते हैं ना, या राइस खाते हैं, इनमें कार्बोहाइड्रेट्स का कंटेंट ज़्यादा होगा, फाइबर का कंटेंट ज़्यादा होगा, बट विटामिन एंड मिनरल्स और प्रोटीन की कमी हमेशा से इनमें रही है। तो अगर हम मिलेट्स को अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं तो इससे न्यूट्रिशन में जो हम कमी देख रहे हैं इंडिया के अंदर, वो कहीं ना कहीं हम कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट यह है कि इसमें ग्लूटेन की कमी है। अब ग्लूटेन आमतौर पे आपको व्हीट में अच्छी मात्रा में देखने को मिलता है, जिसके कारण कई बार गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हो जाती है, जैसे गैस्ट्रिक वगैरह की कई लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। प्लस एक प्रॉब्लम और आती है, दैट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब ये क्या होता है? देखिए, जब आपके खुद के ही वाइट ब्लड सेल आपके बॉडी सेल्स को डैमेज करने लग जाए, दैट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो ग्लूटेन से ये दोनों ही प्रॉब्लम रहती है। अगर ग्लूटेन किसी खाने में कम है तो कहीं ना कहीं ये बेनिफिशियल हो सकता है। अब इसके अलावा और भी बहुत से इसके बेनिफिट हैं, जैसे कई लोगों को डायबिटीज होती है, तो डायबिटिक पेशेंट जो है उनके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है, बिकॉज इसमें शुगर लेवल कम रहता है एज कंपेयर टू वीट। इसके अलावा ये हार्डी और ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप है, जिसके कारण ये कम पानी में भी सर्वाइव कर सकते हैं, इसे कम समय लगता है उगने में, तो हम मल्टीपल क्रॉप्स ले सकते हैं। और ये पुअर सॉइल या हिली एरिया में भी इसे ग्रो कर सकते हैं, तो जिससे जो किसान है हमारे, उनके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट जो है क्लाइमेट चेंज का, वो कम हो सकता है। अब आप देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज के कारण जो रेनफॉल है उसके पैटर्न में काफी बदलाव आ चुका है। कभी बहुत सी बारिश हो जाती है एकदम से, और कभी बहुत ज्यादा सूखा पड़ जाता है। अब इन दोनों ही सिनेरियो में आपकी ये क्रॉप हेल्प कर सकती है, बिकॉज अगर पानी की कमी है, आपको चाहिए कि आपकी क्रॉप शॉर्ट ड्यूरेशन में ग्रो करे और प्रॉपर आपको डाइट के अंदर वो हेल्प भी करे, तो ये क्रॉप एक रेडीमेड सोल्यूशन है हमारे लिए। इसके अलावा ये हमारा हिडन हंगर तो एड्रेस कर ही सकते हैं, न्यूट्रिशन के बारे में तो मैं आपको वैसे ही बता चुका हूं। अब जो मिलेट्स है इंडिया में इतने ज्यादा प्रमोट क्यों नहीं होते और क्या प्रॉब्लम है इनके साथ, हम ये समझ लेते हैं। देखिए, आप सभी को पता होगा कि गवर्नमेंट एमएसपी रिलीज करती है बहुत सी क्रॉप्स के लिए। अब एमएसपी तो इसके लिए, मिलेट्स के लिए भी कहीं ना कहीं इशू होता है, बट प्रॉब्लम ये आती है कि गवर्नमेंट प्रोक्योर नहीं करती है एमएसपी पे इन मिलेट्स को, जिसके कारण लोग इन्हें कम उगाते हैं। अब क्योंकि किसानों को चाहिए होता है कि एक लगी बंधी उनके पास इनकम आ जाए, जिससे वो क्रॉपिंग साइकिल है उनका चलता रहे। अगर मान लो यहां पर एमएसपी पे अगर गवर्नमेंट इसे लेती, तो कहीं ना कहीं किसान इसे भी उतना ही प्रमोट करते हैं जितना वीट और राइस को किया है।
बट क्योंकि एमएसपी पे गवर्नमेंट इसको प्रोक्योर नहीं कर रही है तो किसानों का इसमें इंटरेस्ट कम हो जाता है। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि मान लीजिए एक यूनिट एरिया है, मान लीजिए ये एक खेत है, 1 एकड़ का खेत है ये। अगर यहाँ पर वीट की प्रोडक्शन देखें, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने बहुत सी रिसर्च कंडक्ट की है हाई यील्ड वैरायटी सीड्स पे, वीट और राइस के, तो इनकी जो यील्ड लेवल है यानी कि जो प्रोडक्शन लेवल है वो काफी हाई है वीट और राइस का। बट अगर हम मिलेट्स की बात करें, क्योंकि इस पे इतनी रिसर्च भी नहीं हुई है और अभी भी ये सेंटर ऑफ फोकस नहीं है, तो जिसके कारण आप ये देखते हैं कि भैया इनके ऊपर रिसर्च अभी भी नहीं हो रही है और यही कारण है कि इनकी पर हेक्टेयर जो यील्ड है वो कम है। अब आप आम तौर पे देखते हैं कि जो मक्के की रोटी होती है, जैसे नॉर्मली ट्रेडिशनली पंजाबी फैमिलीज में इसका चलन रहता है, या बाजरे की रोटी रहती है, या आपने कुट्टू का आटा देखा होगा उसकी रोटी होती है, उन्हें बनाने के लिए आपको काफी मशक्कत करनी पड़ती है। इट्स नॉट अ कप ऑफ टी फॉर एवरीवन। मतलब अगर मैं बनाना चाहूं तो शायद मुझसे ना बने, हालांकि मैं कनक की रोटी बना लेता हूं, बट फिर भी मैं मक्की की या बाजरे की रोटी नहीं बना सकता, बिकॉज उसके लिए थोड़ा परफेक्शन चाहिए होता है। तो हर एक नहीं बना पाता, तो हर एक पर्सन का इंटरेस्ट भी नहीं बनता है कि इन्हें अपनी रेगुलर डाइट में इंक्लूड करें। अब इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम एक और है, गवर्नमेंट का फोकस ना होना। ये ऑल्दो मैंने आपको एमएसपीज में भी बोली थी बात, बट एक बात देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने सिर्फ 2-3 क्रॉप के ऊपर फोकस किया, एक वीट एक राइस, उसके अलावा बाकी चीजों के ऊपर तो हमने फोकस किया ही नहीं। तो यहां पर ग्रीन रेवोल्यूशन में इसके ऊपर फोकस ना होना, ये भी एक मेजर कारण है जिसकी वजह से आज की डेट में मिलेट्स काफी पिछड़ गए हैं। इससे पहले जब ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं थी तो मिलेट्स की प्रोडक्शन इंडिया में ठीक ठाक होती थी, बट क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हमारे एग्रीकल्चर में एक मेजर शिफ्ट आया टुवर्ड्स व्हीट एंड राइस, और जिसकी वजह से आप ये देखते हैं कि भैया मिलेट्स का जो ग्रोइंग एरिया या सोइंग एरिया है वो कम हो गया। इसके अलावा जो आप नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट देखते हैं 2013 का, उसमें भी व्हीट और राइस को काफी इंपॉर्टेंस दी गई है, सेम इंपॉर्टेंस आपकी मिलेट्स क्रॉप को नहीं दी गई है। एंड में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर फोकस करना है और माल न्यूट्रिशन को खत्म करना है तो हमें फोकस करना होगा मिलेट्स के ऊपर। अब जैसे आप देखते हैं भारत के अंदर अनीमिया बहुत ज्यादा है और चाइल्ड स्टंटिंग बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, और इन दोनों का मेजर रीजन है आयरन और जिंक की कमी होना, और मिलेट्स में ये दोनों चीजें आपको मिल सकती हैं। तो हमें फोकस करना चाहिए कि कैसे हम मिलेट्स का प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं और इंडिया में हिडन हंगर को खत्म कर सकते हैं। इसके लिए हमें करना चाहिए कि हम स्कूल्स की मिड डे मील्स में और आंगनवाड़ी में इनको इंक्लूड करें ताकि हम कॉम्बैट कर सकें हिडन हंगर से। प्लस हमें गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर भी इन्हें स्पेशल फोकस देना चाहिए, जैसे पोषण अभियान के अंदर दिया गया है वैसे ही हमें बाकी जगह पर भी फोकस करना चाहिए, जैसे एमएसपी पे इन्हें प्रोक्योर करें जिससे इनका प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज होगा। दूसरा, हमें ऑल्टरनेटिव मील्स की तरह इन्हें कहीं ना कहीं प्रमोट करना चाहिए, जैसे कुकीज होती है, लड्डूज होते हैं, तो इसके भी आप कुछ इसी तरह की चीजें बना लें, तो जैसे स्नैक्स के तौर पे आप इसे यूज कर सकते हैं, जिससे इंडिया में एक तो फास्ट फूड का जो चलन है वो भी कम होगा, प्लस बच्चों में न्यूट्रिशन वैल्यू भी अच्छे रहेंगे। एंड में मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई स्टेट प्रोक्योर करना चाहते हैं मिलेट्स को तो सेंटर को इसके लिए फंडिंग करनी चाहिए, जिससे स्टेट गवर्नमेंट को भी काफी राहत मिलेगी। अब बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस में आए इस आर्टिकल की, जहां पर बात की गई है कि इस साल असम में कोई भी राइनो की पोचिंग नहीं हुई है। अब यहां पर यह आर्टिकल सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हमें यह पता होना चाहिए कि ये आपको राइनोस कहां कहां देखने को मिलते हैं। देखिए, आपको ब्रह्मपुत्र वैली में देखने को मिलता है, नॉर्दर्न बंगाल में देखने को मिलता है, सदर्न नेपाल में देखने को मिलता है, एंड यूपी में एक एरिया में आपको देखने को मिलता है। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका नाम डी से स्टार्ट होता है। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे इसके बारे में बताइए। अब बात करते हैं कि कंजर्वेशन स्टेटस क्या है राइनोस का। देखिए, ये वनरेबल कैटेगरी में आते हैं तो इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि यूपीएससी इसके बारे में आपसे पूछ ले। ये साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आते हैं। अब साइट्स क्या है? देखिए, ये एक तरह का आपका ऐसा कन्वेंशन है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि जो ट्रेड है किसी भी वाइल्ड लाइफ फ्लोरा और फोना में, वो किसी भी स्पीशीज के लिए खतरा ना बने, खासकर इंडेंजर्ड स्पीशीज के लिए। देखिए, होता क्या है कि जब हम ट्रेड करते हैं तो किसी भी स्पीशीज के ऊपर इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। ऑल्दो ये साइंटिफिक बेसिस पे अगर आप कोई स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं, मतलब साइंटिफिक स्टडी के लिए आपको कोई रिसोर्स चाहिए, तो उसके लिए ये हेल्प करती है। तो इस साइट के अपेंडिक्स 1 में आता है, मतलब मैक्सिमम प्रोटेक्शन इसे मिली हुई है।
देन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर भी ये शेड्यूल 1 में आता है, यानी कि जितनी प्रोटेक्शन टाइगर को मिली हुई है उतनी ही राइनो को भी मिली हुई है। इसके अलावा आप याद रखना इंडियन राइनो विजन 2020 को भी, जिसे लॉन्च किया गया था 2005 में। इसमें यह कहा गया था कि भाई हम असम के अंदर जो 7 प्रोटेक्टेड एरिया है यहां पर राइनोस की पॉपुलेशन को 3000 तक पहुंचाना चाहते हैं। अब असम में किन किन प्रोटेक्टेड एरिया में ये देखने को मिलता है, दैट इज काजीरंगा नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, लखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बुरा चोपड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड डिब्रू सुखोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क। तो ये ऐसे एरिया है जहां पर आपको राइनोस की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। आइए अब बात करते हैं थर्ड आर्टिकल की, जिसमें साइलेंट वैली पार्क के बारे में बात की गई है। देखिए इस नेशनल पार्क में अभी एक बर्ड सर्वे कंडक्ट हो रहा है। यहां पर आपको ऑलमोस्ट 141 स्पीशीज देखने को मिली है। इन 141 स्पीशीज में 17 नई स्पीशीज हैं। इन टोटल अगर हम बात करें तो हमें 175 बर्ड स्पीशीज देखने को मिली है। इनमें जो नई आपको स्पीशीज देखने को मिली है इनके नाम काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हो सकता है कि प्रॉब्लम्स में आपको इसके बारे में पूछा जाए। दैट इज ब्राउन वुड आउल, बैंडेड बे कुकू, मालाबार वुड श्रिक, व्हाइट थ्रॉट किंगफिशर, इंडियन नाइट जार, जंगल नाइट जार एंड लार्ज कुकू श्रिक। ये आपकी मेजर स्पीशीज हैं जो न्यूज़पेपर में जिनका नाम आपको गिवन था। एटलीस्ट आप इन नामों को याद रखें। ये 17 नए नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट जो न्यूज़पेपर में गिवन हो उसके बारे में यूपीएससी के पूछने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो आप इन नाम को तो अच्छे से याद रखें। देखिए मोस्ट अबंडेंट जो बर्ड स्पीशीज इस एरिया में आपको देखने को मिल रही है वो है क्रिम्सन बैक्ड सनबर्ड, येलो ब्रोड बुलबुल, ब्लैक बुलबुल, इंडियन व्हाइट आई एंड इंडियन स्विफ्टलेट। ये ऐसी स्पीशीज हैं जो आपको यहां पर सबसे ज्यादा देखने को मिल रही हैं। कुछ एंडेमिक स्पीशीज भी देखने को मिल रही हैं जो आपको हायर एलिवेशन पे देखने को मिलती है। इनके नाम कुछ इस तरह से हैं: नीलगिरी लाफिंग थ्रैश, नीलगिरी फ्लावर पैकर, ब्राउन चीक्ड फ्लेवेट, ब्लैक एंड ऑरेंज फ्लाई कैचर, ग्रीनिश वेलबोर, कॉमन शिफ्ट चैफ, टाइटलर लीफ वार्बर, देन शेइंग फाल्कन, नीलगिरी वुडन पीजन एंड मालाबार व्हिस्लिंग थ्रश। तो ये आपके इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं जो यहां पर देखने को मिलती हैं और इंडेमिक है इस एरिया के। देन साइलेंट वैली नेशनल पार्क की अगर बात करें तो ये केरला और तमिलनाडु के एरिया में पड़ता है। जैसे नीलगिरी का जो एरिया है आपका तमिलनाडु का वहां पे, प्लस मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट जो है केरला का वहां पे। इसे 1914 में रिजर्व फॉरेस्ट का टैग दिया गया था। 1984 में इसे नेशनल पार्क बनाया गया एंड 1984 में इसे कोर एरिया में इंक्लूड किया गया था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के। यहां पर कुछ चीजें हैं जो आपको साइलेंट वैली नेशनल पार्क के बारे में पता होनी चाहिए। कुंथी पुरजा जो भरतपुरजा की एक ट्रिब्यूटरी है वो वेस्ट से फ्लो करती है इस नेशनल पार्क के। देन भवानी जो कावेरी रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है वो साउथ में फ्लो करती है। यहाँ पर आपको ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिलता है। साथ के साथ अलग अलग हाइट पे आपको अलग अलग तरह का फॉरेस्ट देखने को मिल जाता है। जैसे 600 से लेके 1100 मीटर हाइट पर आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखने को मिलता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट। 1300 से 1800 मीटर की हाइट पे आपको ब्रॉड लीव्ड हिल्स फॉरेस्ट देखने को मिलता है। 1900 से ऊपर आपको माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिलता है और साथ के साथ थोड़ा बहुत इस एरिया में आपको ग्रासलैंड भी देखने को मिलता है और शोला फॉरेस्ट भी देखने को मिलता है। अगर बात की जाए एनिमल्स की तो यहाँ पर लॉयन टेल मकाओ आपको देखने को मिलता है, नीलगिरी लंगूर देखने को मिलता है, एलिफेंट्स, इंडियन पेंगोलिन्स, मालाबार जायंट स्क्विरल और टाइगर जैसी कई स्पीशीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। आइए अब बात करते हैं आज के आखिरी आर्टिकल की। देखिए रिसेंटली एक पेपर पब्लिश किया गया है काफी सारे रिसर्चर्स के द्वारा और इनका मानना यह है कि जो हम फेंसिंग कर रहे हैं प्रोटेक्टेड एरिया के आसपास, प्लस जो हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन देखने को मिल रहा है हाथियों का भारत के अंदर, इसकी वजह से इनके जीन्स फ्लो के ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है। जो हाथी हैं भारत और साउथ ईस्ट एशिया में हजारों सालों तक फ्रीली घूमते रहे थे, बट बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर यानी कि ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण अब ये सिर्फ और सिर्फ माउंटेन एरिया में रह गए हैं, तो जिसकी वजह से आने वाले समय में इनके लिए काफी सारी प्रॉब्लम हो सकती है। अब अगर की फाइंडिंग की बात की जाए तो यहां पर यह कहा गया है कि भैया वेस्टर्न घाट जो है ये आपका वेस्टर्न कोस्टल एरिया के बिल्कुल पैरेलल रन करता है और ये एक दो जगह पे ही आपका कहीं ना कहीं इंटरप्टेड है। जैसे पाला घाट आपको पता होगा जो कि नॉर्दर्न और सदर्न पॉपुलेशन एलिफेंट की इन दोनों को सेग्रीगेट करता है।
यहाँ इस गैप में आप देखते हैं कि आज की डेट में एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बहुत जोरों शोरों से चल रही है। अब खासकर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की, तो यहाँ पर आपको बहुत सी एलिफेंट पॉपुलेशन देखने को मिलते हैं इस एरिया में, ऑलमोस्ट 3000 एलिफेंट के आसपास। अब यहाँ पर हुआ क्या है कि भैया इस एरिया में ह्यूमन सेटलमेंट ना काफ़ी इंक्रीज हो चुकी है। देखिए जैसे मान लीजिए ये एक पहाड़ है और इसके आसपास ये प्लेन एरिया आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट काफ़ी इंक्रीज हो चुकी है, जिसकी वजह से पहले क्या होता था कि हाथी यहाँ से पहाड़ों से ट्रेवल करते हुए इस प्लेन एरिया से दूसरे पहाड़ या किसी और एरिया में जा सकता था। अब क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट है प्लस हम कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो इसकी वजह से इनकी जो मूवमेंट है वो कन्फाइंड रह गई है सिर्फ हिली एरिया में। अब ये एरिया इनके लिए अच्छा नहीं है। क्यों? अब देखिए आप सभी को पता है कि हाथी का भार बहुत ज़्यादा होता है। अब ये पहाड़ से उतर रहा है, मान लीजिए इससे अपना बॉडी वेट नहीं संभला, तो इसके कारण हाथियों को चोट लग सकती है और ये एक मेजर कारण हो सकता है जिसकी वजह से इनकी डेथ हो सके। तो एक इनका साइज और हिली एरिया ये इनके लिए नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहा है। दूसरा, इनकी जो मूवमेंट रुक गई है ह्यूमन सेटलमेंट के कारण, इसकी वजह से आप देखेंगे जीन्स का जो फ्लो है वो ब्लॉक हो चुका है। अब लो जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी जिसकी वजह से हाथियों के अंदर बीमारियां बढ़ जाएंगी और प्लस इनके अंदर फर्टिलिटी रेट में भी कमी देखने को मिल सकती है। अब मान लीजिए आप कनेक्टिविटी को इंश्योर नहीं करते हैं इन एरिया में, तो इसकी वजह से इनका रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन काफी इंक्रीज हो जाता है, मतलब आने वाले समय में ये विलुप्त भी हो सकती है। तो यहाँ पर वे फॉरवर्ड में हमारे पास एक ऑप्शन आता है कि हम ग्रीन एलिफेंट कॉरिडोर्स को डेवलप करें, जिससे कि हम इनकी सीमलेस मूवमेंट को इंश्योर कर पाएंगे और इनकी पॉपुलेशन को बचा पाएंगे। अब लास्ट में एक बारी नीलगिरी के बारे में भी देख लेते हैं। देखिए केरला और तमिलनाडु वाले इस पार्ट में आपको देखने को मिलता है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन से आपके नेशनल पार्क आते हैं और कौन कौन सी आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है। अगर बात की जाए नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की, तो इसका कोर एरिया केरला और तमिलनाडु में देखने को मिलता है। हालांकि कुछ एक पार्ट आपको कर्नाटका के पास भी टच करता हुआ दिखता है। यहाँ पर वेजिटेशन में आपको बहुत वैरायटी देखने को मिलती है, जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन, माउंटेन शोला फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, थॉर्नी फॉरेस्ट। यहाँ पर आपको बहुत डिफरेंट वैरायटी ऑफ एनिमल्स देखने को मिलते हैं और इनमें से कई स्पीशीज आपकी एंडेमिक भी है, जैसे नीलगिरी ताहिर, नीलगिरी लंगूर। इसके अलावा आपको देखने को मिलता है स्लेंडर लॉरिस, ब्लैक बर्क, टाइगर, गौर, इंडियन एलिफेंट एंड मेट्रन। ये कुछ प्रमुख स्पीशीज हैं जो आपको इस एरिया में देखने को मिलती हैं। अब अभी अभी मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर है नागरहोल नेशनल पार्क आपको यहाँ पर देखने को मिलता है नीलगिरी के अंदर। बांदीपुर, वयनाड, मुद्दुमलई, मुखुर्ती नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये सभी आपके पार्ट हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के। इनके बारे में चाहो तो थोड़ा थोड़ा देख सकते हो। और इससे पहले भी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि यूपी में आपको राइनोस कहां पर देखने को मिलते हैं, तो याद रखना दुधवा नेशनल पार्क। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।